जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू ज्ञान पिपांशु क्लासेस। चलिए आइए चलते हैं, नया टॉपिक लेकर आए हैं आपका दिल्ली सल्तनत। क्या लेकर आए बच्चों? दिल्ली सल्तनत। आपने पढ़ा होगा दिल्ली सल्तनत का समय जो था वो 1206 ईस्वी से चलता है और 1526 ईस्वी तक चलता है। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चलता है। लेकिन बच्चों इससे पहले की थोड़ी हम कहानी जानना चाहते हैं। तो आप दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे बच्चों ना, तो आपको कहानी टाइप में पढ़ना पड़ेगा और बहुत मज़ा आएगा और एक एक पॉइंट क्लियर करना। हम ऐसा आपको कंसेप्ट देने वाले हैं कि हर कंसेप्ट जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो देखिए 1206 की पहले की बात करते हैं। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी, कौन बच्चे? मोहम्मद गौरी हुआ करता था। गौर का शासक था मोहम्मद गौरी। और ये 1194 ईस्वी में क्या होता है? चंदावर का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है बच्चों? चंदावर का युद्ध होता है। मोहम्मद गौरी प्लस राजा जयचंद के बीच होता है। राजा जयचंद के मध्य होता है, जिसमें जयचंद पराजित हो जाता है। और जयचंद जो है ना वो गढ़वाल वंश का क्या हुआ करता था? गढ़वाल वंश का शासक था। और चंदावर कहाँ था बच्चों? कन्नौज में हुआ करता था। कहाँ? कन्नौज में। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी के जो दास हुआ करते थे वो दास थे, वो 4 दास थे। दास को क्या कहते थे? दास को गुलाम कहते थे। क्या कहते हैं? गुलाम। कौन कौन से गुलाम थे बच्चों? तो एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। एक बख्तियार खिलजी था। कौन था? बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार काकी खिलजी था। और तीसरा कौन था? इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश हुआ करता था। और चौथा गुलाम कुवाचा हुआ करता था। तो यहाँ पर इसके 4 गुलाम हुआ करते थे। और जब चंदावर का युद्ध होता है बच्चों, तो चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी होता है, जयचंद पराजित होता है। और मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था बच्चों? गौर का शासक हुआ करता था। जब मोहम्मद गौरी गौर वापस जाने लगता है तो अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा अपना साम्राज्य देकर वापस गौर चला जाता है। और जब जाता है तो मोहम्मद गौरी 1206 ईस्वी में कहा जाता है मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके आगे की कहानी हम देखने का काम करते हैं। तो कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत, कौन सा सल्तनत बच्चों? दिल्ली सल्तनत का समय जो होता है वो 1206 से स्टार्ट होता है और 1526 ईस्वी तक चलता है। तो दिल्ली सल्तनत पर पहला क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों द्वारा शासन किया गया? तो बच्चों दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों द्वारा शासन किया जाता है। दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों द्वारा
5 राजवंशों द्वारा क्या किया जाता है, द्वारा शासन किया जाता है। क्या किया जाता है, शासन किया जाता है। कितने राजवंशों द्वारा शासन किया जाता है, 5 राजवंशों द्वारा। तो बच्चों उन 5 राजवंशों को देखेंगे, उनके संस्थापक देखते हैं और उनका कार्यकाल देखते हैं। तो बच्चों 5 राजवंशों द्वारा शासन किया जाता है। बच्चों दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों द्वारा शासन किया जाता है, 5 राजवंशों द्वारा। वेरी गुड, बहुत सही आप लोगों ने कहा। तो बच्चे पहला वंश कौन सा है, दूसरा वंश, तीसरा वंश, चौथा और 5वां वंश समझते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं जो आपका पहला वंश हुआ करता था वो गुलाम वंश था। कैसा वंश था, कौन सा वंश, गुलाम वंश। और मेरे बच्चों गुलाम वंश को ना दास वंश कहा जाता है। किस वंश के नाम से, दास वंश के नाम से जाना जाता है। और बच्चों इसी को मामलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, मामलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा वंश बच्चे पढ़ते हैं तो आपका बच्चों आएगा खिलजी वंश। कौन सा वंश आएगा, खिलजी वंश आएगा। और तीसरा वंश आएगा तुगलक वंश आएगा। कौन सा, तुगलक वंश आएगा। चौथा वंश आपका आएगा सैयद वंश। कौन सा बच्चों, सैयद वंश आएगा। और आपका 5वां वंश आएगा तो लोदी वंश आएगा। कौन सा वंश आएगा, लोदी वंश आएगा। अब आपको देखिए ये आपका एक ऐसा क्रम है, ऐसा क्रम है 5 राजवंशों का शासन करने का क्रम। कैसे याद रखना है, गुल खिला तुम सैयद लोदी, गुल खिला तुम सैयद लोदी। या गुल खिला, गुल से गुलाम वंश, खिला से खिलजी वंश, तुम से तुगलक वंश, सैयद और लोदी आपको याद आ रहा है। बच्चों इन वंशों का संस्थापक आपको पढ़ना है। इन वंशों के संस्थापक कौन हुआ करते थे बच्चों, तो इन वंशों के संस्थापक तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो बच्चों कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। खिलजी वंश का फिरोज शाह खिलजी हुआ करता था। कौन था, फिरोज शाह खिलजी था। कौन था बच्चों, फिरोज शाह खिलजी था। उसके बाद तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक था। कौन बच्चों, गयासुद्दीन तुगलक हुआ करता था, तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का कौन था भैया संस्थापक, तो कहोगे गुरुजी खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिज्र खां था। कौन था, खिज्र खां। और लोदी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोदी। कौन था, बहलोल लोदी था। कौन था, बहलोल लोदी। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दिया जाए तो बच्चों देखिए गुलाम वंश, उसी को दास वंश, उसी को मामलूक वंश कह रहे हो। और इसका संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। और खिलजी वंश का संस्थापक कौन था बच्चों, फिरोज शाह खिलजी था। फिर आता है तुगलक वंश, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। और लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। बच्चों सभी के सभी पॉइंट्स आपके इम्पॉर्टेंट्स हैं। आइए देखते हैं इन वंशों का जो समय था, कार्यकाल था, उसको थोड़ा सा देखने का काम करते हैं। तो हम वंश पढ़ रहे हैं, उनके संस्थापक पढ़ रहे हैं और इन वंशों का समय कब से कब तक हुआ था। तो देखिए बच्चों सबसे अच्छा है इनकी डेट याद करने का तरीका कि हमारा समय स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंश 1206 से। तो जो गुलाम वंश था उसका समय था 1206 ईस्वी से स्टार्ट होता है और दिल्ली सल्तनत का समय समाप्त होता है 1526 अर्थात पानीपत का प्रथम युद्ध। तो लोदी वंश का अंतिम समय, लोदी वंश जो होगा वो कब तक चलेगा,
तो कहोगे गुरुजी 1526 ईस्वी तक लोधी वंश चलेगा, लेकिन उसके पहले भी कुछ रहा होगा। तो कैसे रहा, आइए याद करने का बढ़िया। आप लोग कहते हो गुरुजी मुझे डेट नहीं याद होती है, डेट मैं याद कराऊंगा। आप ज्ञान पिपांशु क्लासेस के यूट्यूब चैनल से जुड़ें और सर्च करना है तो ट्रिकी गुरु राजेश सर के नाम से सर्च करें। तो देखिए 1206 से 1290 ईस्वी तक का जो समय होता है वो गुलाम वंश का समय होता है बच्चों। और 1290 से लेकर के 1290 ईस्वी से लेकर के वो चलता है 1320 ईस्वी तक का समय होता है। और 1320 ईस्वी तक समय होता है जो आपका तुगलक वंश होता है, संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक होता है, वो चलता है 1320 ईस्वी से चलता है बच्चों। और चलता है 1414 ईस्वी तक। कौन सा वंश चलता है, तुगलक वंश चलता है। फिर कौन सा वंश आता है, सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिज्र खां। और इसका जो समय था वो 1414 ईस्वी से चलता है 1451 ईस्वी तक। कौन सा वंश चलता है बच्चों, तो आप कहोगे गुरुजी सैयद वंश, जिसका संस्थापक कौन था, खिज्र खां था। अब कह रहा है पांचवा वंश है लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक कौन सा, बहलोल लोधी। और इसका समय होगा 1451 ईस्वी से चलेगा बच्चों। और कब तक चलेगा, तो कहोगे गुरुजी 1526 में। अब ये जब 1526 आता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, तो बाबर और किसके बीच, लोधी वंश का अंतिम शासक होता है इब्राहिम लोधी, उसके बीच युद्ध होता है। और बाबर जो है इब्राहिम लोधी को क्या कर देता है, पराजित कर देता है। और एक नए साम्राज्य मुगल साम्राज्य की क्या करता है, स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है बच्चों, मुगल साम्राज्य। तो आइए आपसे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं कि गुलाम वंश का संस्थापक या गुलाम वंश और दास वंश उसी कहते हैं, उसी को मामलूक वंश कहते हैं। तो बच्चों कौन था, कहोगे कुतुबुद्दीन ऐबक था। और इसका समय 1206 से 1290। इसी प्रकार खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, फिरोज शाह खिलजी था। और समय 1290 से 1320 ईस्वी तक था। और तुगलक वंश जो था वो गयासुद्दीन तुगलक था। समय कब था, 1320 से 1414 तक। इसके बाद आपके पास दिल्ली सल्तनत पर आता है सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। और इसका समय चलता है सैयद वंश का समय चलता है 1414 से 1451 ईस्वी तक चलता है। और लास्ट में आता है लोधी वंश, जिसका समय होता है, संस्थापक होता है बहलोल लोधी। और लोधी वंश का जो समय चलता है वो 1451 से चलता है 1526 तक। इसके बाद कौन सा वंश पढ़ोगे बच्चों, मुगल वंश पढ़ोगे। कौन सा, मुगल वंश। तो आइए अब हम थोड़ा सा चलते हैं कहाँ पर, पहला टॉपिक पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो हम पढ़ते हैं बच्चों कौन सा वंश, गुलाम वंश पढ़ते हैं। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन होता है, तो कहोगे गुरुजी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आइए गुलाम वंश, इसी को मामलूक वंश कहते हैं, इसी को दास वंश कहते हैं। तो कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसका समय 1206 से 1290 ईस्वी तक हुआ करता था। तो थोड़ा सा हम पढ़ें। एक तो कहता है मामलूक। मामलूक का है कि मामलूक शब्द को किसने दिया था। मामलूक शब्द जो है हबीबुल्लाह ने दिया था। किसने दिया था, हबीबुल्लाह ने। किसने दिया था बच्चों, हबीबुल्लाह ने मामलूक शब्द दिया था। और मामलूक शब्द का अर्थ होता है, मामलूक शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान। क्या होता है बच्चों, स्वतंत्र माता पिता, स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न
उत्पन्न संतान। अर्थ क्या कह रहा है? स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं? मामलूक वंश। बच्चों कई बार पूछा गया है कि गुलाम वंश का अन्य नाम क्या है, तो क्या बताओगे? मामलूक वंश बताओगे। अब बच्चों थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, इसको थोड़ा हटाने का काम करते हैं। तो देखिए हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश पढ़ रहे हो? कौन सा वंश पढ़ रहे हो? गुलाम वंश पढ़ रहे हो, और इसको आप दास वंश कहते हो। क्या कहते हो? दास वंश। इसी को क्या कहते हो? मामलूक वंश कहते हो। क्या कहते हो बच्चों? मामलूक वंश। संस्थापक कौन होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। कौन होता है? ऐबक होता है। समय 1206 ईस्वी से चलता है 1290 ईस्वी तक। अब यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक, अगर बच्चों कह दिया जाए कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? किसका गुलाम था? किसका गुलाम था? तो ये पहले तो रुक जाओ, यहाँ थोड़ा देखा जाए कि कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को सर्वप्रथम किसने बच्चों? कुतुबुद्दीन ऐबक को ना सर्वप्रथम जो है अब्दुल अजीज कुकी। क्या नाम था? अब्दुल अजीज कुकी ने क्या किया था? कुकी ने लाहौर, कहाँ? लाहौर के बाजार से खरीदा था। कहाँ से? लाहौर के बाजार से क्या करता है? खरीदा। क्या किया था? खरीदा था। और कहा जाता है कि अब्दुल अजीज कुकी ने जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पालन पोषण करते हैं, वो अपने इस जो पालन पोषण करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का, कौन करते हैं? अब्दुल अजीज कुकी अपने बच्चे की तरह पालन पोषण करते हैं। अब्दुल अजीज कुकी कुरान के अच्छे ज्ञाता हुआ करते थे, कुरान के अच्छे जानकार हुआ करते थे। और अब्दुल अजीज कुकी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भी क्या सिखाया था? कुरान का ज्ञान करवा दिया था। उसके बाद ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि अब्दुल अजीज कुकी ना गजनी जाते हैं और गजनी में ना मोहम्मद गौरी के हाथों कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच देते हैं। तब जाकर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का क्या बन जाता है? गुलाम बन जाता है। क्या बन जाता है? गुलाम बनता है। इतना समझ में आया होगा। मोहम्मद गौरी किसका गुलाम बनता है? कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम बनता है बच्चों? मोहम्मद गौरी का गुलाम बनता है। अब इतना समझ में आया तो आगे चलते हैं। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दिल्ली में, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में क्या करता है बच्चों? कुतुब मीनार, किसकी? कुतुब मीनार के क्या करता है? कुतुब मीनार की नींव डालता है। क्या? नींव डालता है। या फिर आपसे क्या कहता है? कुतुब मीनार की पहली मंजिला का निर्माण करवाता है। क्या करवाता है? कि या कुतुब मीनार किसकी बच्चों? कुतुब मीनार की पहली मंजिला का निर्माण करवाता है। क्या? पहली मंजिल का क्या करवाता है? पहली मंजिल का क्या करवाता है? निर्माण करवाता है। क्या करवाता है? निर्माण करवाता है। कौन करवाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक करवाता है। इसके बाद बच्चों हम कुतुब मीनार की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम चलते हैं। इसके बाद कुतुब मीनार की बात करते हैं तो कुतुब मीनार ना कहा जाता है कि कुतुब मीनार, इल्तुतमिश की बात करते हैं। इल्तुतमिश कौन था बच्चे? इल्तुतमिश हुआ करता था। एक शासक आया था, ये भी गुलाम वंश का था। इल्तुतमिश ने
कुतुब मीनार, किसकी? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार की कुतुब मीनार को 4 मंजिला बनवाता है। क्या बनवाता है? 4 मंजिल बनवाता है। उसके बाद क्या होता है? कहा जाता है कि आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश का था, फिरोज शाह तुगलक। कौन बच्चे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह क्या करता है? जब फिरोज शाह शासक बनता है तो इसके समय में क्या होता है? ऐसा कहा जाता है ना कि जो है आकाशीय बिजली गिर जाने के कारण कुतुब मीनार की 4थी मंजिला जो है जर्जर हो गई थी। कितनी हो गई जी? क्या हो गई थी? जर्जर हो गई थी। तो फिरोज शाह तुगलक 4थी मंजिला का निर्माण, 4थी मंजिला का मरम्मत करवाता है। 4थी मंजिला की क्या करवाता है? मरम्मत करवाता है और 1 मंजिल बनवाता है। कौन सा? 5वीं मंजिल का। कौन सा? 5वीं मंजिल। कौन सी? 5वीं मंजिल की क्या करवाता है? निर्माण करवाता है। ये तो बच्चे था क्या? कुतुब मीनार। लेकिन कुतुब मीनार की बात किया जाए तो कहा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण जो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वो किसकी याद में करवाया था? तो अपने किसकी याद में करवाया था? तो कहा जाता है बख्तियार काकी खिलजी की याद में करवाया था। किसकी याद में करवाया था? बख्तियार काकी खिलजी की याद में करवाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि बख्तियार काकी खिलजी जो है ना, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुरु हुआ करता था, या बच्चे कुछ बुकें कहती हैं ना कि बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या हुआ करता था? चाचा हुआ करता था। तो आशा करता हूँ कुतुब मीनार की बातें आपको समझ में आई होंगी। और बच्चों, कहा जाता है कि कुतुब मीनार कहाँ है? तो आप कहोगे दिल्ली में है। कुतुब मीनार की नींव कौन डालता बच्चों? कुतुबुद्दीन। कुतुब मीनार की पहली मंजिला तो कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। उसके बाद कहा जाता है कुतुब मीनार की 4 मंजिला का निर्माण कौन करवाता है? 4 मंजिल तक बनवाने का काम कौन करता है? तो कहोगे इल्तुतमिश करता है। और उसके बाद कहा जाता है किस शासक के शासनकाल में कुतुब मीनार पर आकाशीय बिजली गिरने के कारण वो 4थी मंजिला जर्जर हो जाती है? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। और उसकी मरम्मत कौन करवाता है? फिरोज शाह तुगलक करवाता है। और उस कुतुब मीनार को कितना मंजिला बनवा देता है? 5 मंजिला निर्माण करवाने का काम करता है। और कुतुब मीनार किसकी याद में बनाया जाता है? बख्तियार काकी खिलजी की याद में बनाया जाता है। बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे हम चलते हैं। आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और आगे अगली बात देखी जाए तो कहा जाता है बहुत इम्पॉर्टेंट, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या बच्चे? 2.5 दिन का झोपड़ा। और इसी को बच्चे ना आप कहते हो 2.5 दिन का झोपड़ा। इसका निर्माण जो है, इस दिन का झोपड़ा का निर्माण कौन करवाता है? कौन करवाता है? तो कहोगे गुरुजी कुतुबुद्दीन ऐबक करवाता है। कौन करवाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक करवाता है। अब देखो, 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण कौन करवाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक करवाता है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये जो है ना 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो कह दोगे बच्चों कहाँ है? अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में है। ठीक है ना? इतना आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं तो एक और क्वेश्चन आपके पास आता है, एक क्वेश्चन और आपके पास आता है कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कौन सी मस्जिद? कुतुबुद्दीन ऐबक ना कुब्बत क्या कहता है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो है ना, का निर्माण कहाँ करवाता है बच्चों? तो कहोगे गुरुजी दिल्ली में करवाता है। अर्थात यहाँ पर 3 बातें आपको याद रखना है, 3 क्या 4-5 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी याद में? आपको दिखाई दे रहा बख्तियार काकी खिलजी। 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर राजस्थान में है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ का निर्माण कौन करवाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कहाँ करवाता है? दिल्ली में। ये 4-5 क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फिर हम आगे चलते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए आगे चलते हैं, थोड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ना दानी प्रवृत्त था। क्या किस प्रवृत्ति का था? दानी प्रवृत्ति का था। ध्यान से सुनना बच्चों, बढ़िया मस्त कहानी होगी। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक कैसा था? दानी प्रवृत्ति का था। किस प्रवृत्ति का था? दानी प्रवृत्ति का था। इसलिए इसे हातिम द्वितीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हातिम द्वितीय। हातिम द्वितीय के संज्ञा दी गई है और कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक दानी प्रवृत्ति का था तो हातिम द्वितीय कहा जाता है। लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान दें कि यही दान देता था तो ये लाखों का दान देता था। क्या करता था? लाखों का क्या देता था? दान देने वाला था। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लाख बख्श कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाख बख्श कहा जाता है। और ये कुरान का अच्छा ज्ञाता होता था, कुरान का अच्छा जानकार था। इसलिए किसे कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां की भी संज्ञा दी गई थी। कुरान खां की संज्ञा भी दी गई थी। तो देखो, किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय कहते हो, लाख बख्श कहते हो और क्या कहते हो? कुरान खां कहते हो। क्या कहते हो? कुरान खां कहते हो। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा हम आपको बताने का काम करते हैं। पूरा कुतुबुद्दीन ऐबक आप चाहे जिस परीक्षा में बैठो, सारे क्वेश्चन नोटेड क्वेश्चंस हैं, आप आसानी से सीख जाओगे। अब देखिए आगे की बात। कुतुबुद्दीन ऐबक कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं तो कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो होती है वो कब हो जाती है? कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल होगा 1210 ईस्वी तक। कहा जाता है कि इसकी जो मृत्यु होती है ना वो 1210 ईस्वी में होती है। कब होती है बच्चों? 1210 ईस्वी में होती है। कैसे होती है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कहा जाता है चौगान। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट, चौगान खेलते समय। चौगान इसी को कहते हैं पोलो। अभी हम पूरी कहानी बताते हैं। चौगान या पोलो खेलते समय किससे गिरकर? घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हो जाती है? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। और इसको जो है ना लाहौर में, कहाँ पर? लाहौर में क्या कर दिया जाता है? दफनाया जाता है। कहाँ दफनाया जाता है? लाहौर में दफनाया जाता है। कहाँ दफनाया जाता है? लाहौर में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा निकल के आएगा, अगर पूछा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है बच्चों, तो कहोगे गुरुजी लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? किसे बनाता है? तो लाहौर को हुई।
कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो कहाँ थी बच्चों? लाहौर में थी। अच्छा, आप पढ़ रहे हो दिल्ली सल्तनत, आपके दिमाग में ऐसी बातें आ रही होंगी कि सर आप तो दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहे हो, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ होनी चाहिए थी? दिल्ली होनी चाहिए थी, लेकिन ये लाहौर क्यों बनाया? इस पे थोड़ा हम आपको कहानी बताना चाहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपनी राजधानी किसको बनाता है? लाहौर को बनाता है बच्चों। क्यों बनाता है थोड़ा हम चर्चा करते हैं। अभी हमने कहा कि मोहम्मद गौरी का नाम लिया। किसका नाम लिया था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम पढ़े थे आप, 4 मुख्य गुलाम पढ़े थे, 2 मुख्य गुलाम और 4 ऐसे थे। पहला आपने पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। फिर हमने कहा था बख्तियार खिलजी। क्या था? बख्तियार खिलजी था, बख्तियार खिलजी था। फिर हमने कहा था इल्तुतमिश था। क्या बच्चों? इल्तुतमिश था। उसके बाद हमने क्या कहा था? कुवाचा। कौन था बच्चों? कुवाचा। कौन था? कुवाचा। तो ये मोहम्मद गौरी के गुलाम हुआ करते थे। यहाँ थोड़ा रिश्ता देखेंगे और थोड़ा रिश्ता देखने के बाद काम करें। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो ये गुलाम था। क्या था? गुलाम था, दास था। किसका? मोहम्मद गौरी का। बख्तियार खिलजी भी था, इल्तुतमिश भी गुलाम था और कुवाचा भी गुलाम था। ठीक है ना? इतनी बात समझ। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी जो है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई बुक कहता है कि चाचा था, कोई बुक कहता था कि क्या है? गुरु थे। और इल्तुतमिश जो है ना, कौन? इल्तुतमिश जो है कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? गुलाम था। क्या था? गुलाम था। और कुवाचा जो है ना, वो इल्तुतमिश का जो है साला था। क्या था? साला। तो देखो यहाँ से एक रिश्ता निकल के आता है, अर्थात कहा जाता है कुवाचा की एक मुँह बोली बहन थी, कुवाचा की एक मुँह बोली बहन थी, कुवाचा की एक मुँह बोली बहन थी, जिसकी शादी किसके साथ होती थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें कहीं युद्ध होने की कोई बात नहीं है। तो अब इल्तुतमिश गुलाम था। तो बच्चे आप जब इल्तुतमिश पढ़ते हो, इतिहास में कहा जाता है कि बच्चों गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे गुरुजी इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम। बच्चे किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। देखो कैसे कि इल्तुतमिश पहले किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। और बाद में किसका गुलाम बनता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसलिए इतिहास पूछता है आपसे कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे फैक्ट आपको समझ में आएंगे। आपको इतिहास में नींद नहीं आएगी, पूरी बातें समझ में आएंगी परीक्षा के परिपेक्ष में। आप चाहे पीसीएस का पेपर दीजिए और चाहे बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी परीक्षा दीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आशा करता हूँ। आइए थोड़ा सा और समझते हैं। और अब देखिए कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, वो किस जाति का था? तो कुतुबी जाति का था। किस जाति का था? कुतुबी जाति का था। किस जाति का था? कुतुबी जाति का था। किस जाति का था? कुतुबी। और इसकी मृत्यु कैसे होती है? चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो शासक आता है बच्चों आराम शाह। क्या आता है? आराम शाह शासक आता है। और आराम शाह शासक का समय आता है 1210 ईस्वी से ना 1211 ईस्वी तक, ऐसा कहा जाता है। अब आराम शाह, ये आपको नाम से बच्चे पता चल रहा है ना कि आराम शाह जो था ना, वो अपने शासन कार्यों में रुचि नहीं लेता था। ये अपने शासन कार्य में क्या रुचि नहीं लेता था। ठीक है ना? थोड़ा सा ध्यान रखें। तो आराम शाह अपने शासन कार्यों में रुचि नहीं लेता था।
अब इसका मतलब ये आराम शाह था ना, ये केवल आराम फरमा रहा था। और आराम शाह की एक बहन हुआ करती थी, एक बहन थी जिसका विवाह जो है ना, जिसका विवाह किसके साथ हुआ था? इल्तुतमिश के साथ। किसके साथ बच्चों? इल्तुतमिश के साथ। अर्थात इल्तुतमिश और कौन? आराम शाह की बहन थी, उसका दोनों का विवाह होता है। तो ये आराम कोई काम नहीं करता है। कहा जाता है कि इल्तुतमिश ना आराम शाह की क्या करना चाहता था? हत्या करके स्वयं राजा बनना चाहता था। हत्या करके स्वयं क्या बनना चाहता था? राजा बनना चाहता था। लेकिन इसको डर था कि कहीं यदि मैं आराम शाह की हत्या कर दूंगा तो मेरी बीवी जो है ना मुझे जो है ना ताने मार मार कर पागल कर देगी और शाम को मुझे खाना नहीं देगी, मैं भूखों मर जाऊंगा। तो इल्तुतमिश, आपने कहानी सुनी होगी कि शिकहर टूट बिलारी के भाग से, शिकहर टूट बिलारी के भाग से। तो कैसे ये बात पर कैसे आता है कि इल्तुतमिश आराम शाह को मारना चाहता था, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि खुद इल्तुतमिश की पत्नी जो आराम शाह की बहन थी, वो खुद कहती है कि मेरा भाई शासन कार्यों में रुचि नहीं लेता है, इसलिए आप सुनते हो जा करके आराम शाह की क्या कर दो? हत्या कर दो, आप खुद राजा बन जाओ। तो आराम शाह खुश हो जाता है, चाहता वही था। इसीलिए बच्चों मैंने कहा कि जो गांव की कहानी है, शिकहर टूट बिलारी के भाग से। तो यहाँ से देखो, अब आराम शाह की हत्या कौन कर देता है? इल्तुतमिश कर देता है। और इल्तुतमिश स्वयं शासक बन जाता है। और कहा जाता है कि आराम शाह मात्र 8 माह तक क्या करता है? शासन करता है। क्या करता है? 8 महीने तक शासन करता है। इसके बाद इसकी हत्या कौन कर देता है? इल्तुतमिश कर देता है। बच्चों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा देखें यहाँ पर। बताओ बच्चों, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कहोगे दिल्ली में। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी याद में? बख्तियार काकी खिलजी की याद में। या बच्चों कुतुब मीनार की नींव कौन डालता है? कुतुबुद्दीन ऐबक डालता है। और पहली मंजिला बनवाता है। फिर आता है इल्तुतमिश, उसकी 4 मंजिला बनवाता है। फिर फिरोज शाह आता है और कितनी मंजिला? 5वीं मंजिला का निर्माण करवाता है। लेकिन अगर कोई आ जाए कि किसके शासनकाल में आकाशीय बिजली के गिरने के कारण कुतुब मीनार की 4थी मंजिला जर्जर हो गई थी? बहुत अच्छा बच्चों, 4थी मंजिला क्या हो गई थी? जर्जर हो गई थी। किसके शासनकाल में? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। चलो ये भी आपको समझ में आ गया। तो 5 मंजिला निर्माण कौन करवाता है? फिरोज शाह तुगलक। बच्चे बताओ, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? कहाँ? अजमेर में है। किसने बनवाया 2.5 दिन का या 2.5 दिन का झोपड़ा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बच्चों आप देखते हैं कि आप लोग लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो। बच्चे आप लाइक ज़रूर करें, आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।